हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम सुधांशु। आज की हमारी वीडियो लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट के सेकंड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट के सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण इसको कवर किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड, जो आपका DSC 4 का सब्जेक्ट है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे। जो इसका सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है, आज की वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण। आज की वीडियो में हम इसकी सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर कवर करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो जो आपकी सेकंड यूनिट है वो रहने वाली है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, जिसका चैप्टर 2 है मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। इस चैप्टर में हम जो मैक्स वेबर ने अपने नौकरशाही का सिद्धांत दिया है उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। तो परिचय में जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही और औपचारिक संगठन पर दिए गए विचारों ने विद्वानों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। जो जर्मन समाजशास्त्री थे हमारे मैक्स वेबर जी, उनके द्वारा जो नौकरशाही और औपचारिक संगठन पर विचार दिए गए उनको विद्वानों की कई पीढ़ियों ने प्रभावित किया। जो विद्वानों की कई पीढ़ियाँ थी उनको नौकरशाही का सिद्धांत ने बहुत प्रभावित किया। वे नौकरशाही मॉडल में केंद्रीय स्थान रखते थे। जो मैक्स वेबर जी थे वे नौकरशाही का जो मॉडल था उसमें एकदम मध्य स्थान रखते थे, केंद्रीय स्थान रखते थे, और सैद्धांतिक ढांचे में ही इसका अध्ययन करने का प्रयास करते थे। और जो इसका सैद्धांतिक ढांचे था उसमें ही इसका अध्ययन करते थे। वह नौकरशाही शब्द का प्रयोग और वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया या उसके बारे में एक्सप्लेन किया। वैसे वे पहले व्यक्ति थे मैक्स वेबर जी। इसे प्रबंधन का नौकरशाही सिद्धांत या मैक्स वेबर का सिद्धांत भी कहा जाता है। आप जिस सिद्धांत के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो वो आपको नौकरशाही सिद्धांत या मैक्स वेबर का सिद्धांत भी कहा जाता है। उनके नियमन का सावधानीपूर्वक व्याख्यान किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके लेखों में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और प्रशासन सहित अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। जो उनका ये नियमन है उनको हमें सावधानीपूर्वक व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि जो उनके लेख हैं उनमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और प्रशासन सहित जो अनेक विषय हैं उन पर बहुत ही संक्षिप्त चर्चा की गई है। उन्होंने पूंजीवाद के विकास पर धर्म के प्रभाव को भी रेखांकित किया, और उनके विचार सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक शक्तियों से व्यापक तौर से संबंधित थे। जो मैक्स वेबर जी थे उन्होंने जो पूंजीवाद के विकास पर जो धर्म का प्रभाव है उसको भी देखा, और उनके जो विचार थे वे सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक शक्तियों से व्यापक तौर से संबंधित थे। जो उनके मैक्स वेबर जी के विचार थे वे सामाजिक, आर्थिक और जो ऐतिहासिक शक्ति है उनसे संबंधित थे, जिससे कि जटिल संगठनों का विकास हो सका, जिस कारण जो जटिल संगठन थे, कठोर संगठन थे, उनका विकास हो सका। उनके विचार सभी पहलुओं के वृहत दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। जो मैक्स वेबर जी के विचार है वे सभी पहलुओं के वृहत दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। वेबर का मानना था कि नौकरशाही संगठनों को स्थापित और संचालित करना में कुशलता से सहयोग करता है। जो नौकरशाही संगठन को स्थापित करने और संचालित करने में जो कुशलता है वो कुशलता से सहयोग करता है। तो ये तो हमने एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं जो हमारे मैक्स वेबर जी है उनका जीवन परिचय देख लेते हैं और उनके लेख देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्स वेबर जीवन और लेख। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जो मैक्स वेबर जी का पूरा नाम था वो था मैक्समिलियन कार्ल एमिल वेबर। जो इनका जन्म हुआ वो 21 अप्रैल 1864 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था, और जो इनकी मृत्यु हुई वो हुई 14 जून 1920 में। इनका व्यवसाय क्या था? ये समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक, राजनीतिक सिद्धांतकार। ये थे 5 जो इनका योगदान रहा राजनीति शास्त्र में वो देखते हैं। समाजशास्त्र और प्रशासनिक प्रबंधन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आप देख सकते हैं ये आपके मैक्स वेबर जी है। अब हम देख लेते हैं इनकी जो प्रमुख लेख है, प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, उनको देख लेते हैं।
जो इनकी सबसे पहली प्रमुख लेख और प्रमुख रचनाएं आती है वो आता है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म 1905। इसमें मैक्स वेबर जी ने बताया कि किस प्रकार धर्म विशेष रूप से प्रोटेस्ट नैतिकता पूंजीवाद के विकास में सहायक बना। उन्होंने बताया जो धर्म है वो पूंजीवाद के विकास में किस प्रकार से सहायक बना। इसमें इन्होंने प्रोटेस्ट नैतिकता को विशेष रूप से देखा। दूसरी आपका जो लेख और रचना देख लेते हैं वो देखते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922 मरणोपरांत प्रकाशित। जो आपकी इनकी ये रचना थी ये इनके मरने के बाद प्रकाशित हुई। इसमें सामाजिक क्रिया, सत्ता और नौकरशाही के सिद्धांतों का विश्लेषण किया। जो इकोनॉमी एंड सोसाइटी रचना थी इनकी, इसमें इन्होंने सामाजिक क्रिया और सत्ता और नौकरशाही के जो सिद्धांत हैं उनका विश्लेषण किया। थर्ड आपकी आती है पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन 1919। इसमें मैक्स वेबर जी ने राजनीति को एक पेशे के रूप में परिभाषित किया और करिश्माई, पारंपरिक और कानूनी सत्ता के प्रकार बताए। जो आपकी करिश्माई और पारंपरिक और कानूनी सत्ता है उनके प्रकार उन्होंने पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन पुस्तक में बताए। तो ये हमने उनका जीवन परिचय और उनकी कुछ रचनाएं देख ली। अब हम देख लेते हैं जो प्राधिकार शब्द है उस पर मैक्स वेबर के क्या विचार है। वेबर समाजशास्त्रीय घटना के रूप में नौकरशाही को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। जो मैक्स वेबर जी है वे समाजशास्त्रीय घटना के रूप में जो नौकरशाही है उसको परिभाषित करते हैं, जहाँ प्रभुत्व के सिद्धांत को सामान्य संदर्भ में समझा जाता है। जहाँ पर जो प्रभुत्व का सिद्धांत होता है उसको एक सामान्य संदर्भ में समझा जाता है। प्रभुत्व सामान्यतः शक्ति संबंध को दर्शाता है। जो आपका प्रभुत्व होता है वह शक्ति संबंध को दर्शाता है जो कि शासक और शासित के बीच आदेश की सत्तावादी शक्ति है। जो आपका शासक होता है और जिस पर शासन होता है शासित, उनके जो बीच आदेश की सत्तावादी शक्ति है उसको ही उन्होंने प्रभुत्व के रूप में बताया है। परंतु शक्ति को तभी स्वीकार किया जाता है तब वह न्यायोचित और वैध हो। उन्होंने बोला है जो आपकी ये शक्ति है, प्रभुत्व है, उसको तभी स्वीकार किया जाता है जब वो सभी के लिए न्यायोचित हो और एक तरीके से वैध हो। प्राधिकार शक्ति के प्रयोग को वैध बनाता है जहाँ एक व्यक्ति स्वेच्छा से आदेशों और आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो आपका प्राधिकार है वो जो शक्ति के प्रयोग है उनको वैध बनाता है, जिससे जो व्यक्ति होते हैं वह स्वेच्छा से आदेशों का और आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस विश्वास के आधार पर वेबर ने 3 प्रकार के वैधता की पहचान की, जिसमें से प्रत्येक किसी विशेष प्रकार के प्राधिकार से संबंधित है। जो आपका ये विश्वास था इसके आधार पर जो आपके वेबर जी थे उन्होंने 3 प्रकार के वैधता की पहचान की, जिसमें से प्रत्येक किसी प्रकार के प्राधिकार से संबंधित है। तो चलिए हम देख लेते हैं प्राधिकार के प्रकार। जो आपकी अथॉरिटी होती है प्राधिकार, इसका अर्थ है आदेश देने और उसका पालन करवाने का वैधानिक अधिकार। जो आपका आदेश देते हैं या कोई आज्ञा देते हैं उसको पालन करवाने का जो एक वैधानिक अधिकार होता है उसको हम प्राधिकार या अथॉरिटी कहते हैं। जो मैक्स वेबर जी है उन्होंने प्राधिकार को 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है। तो हम देख लेते हैं वे प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका आता है पारंपरिक प्राधिकार, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। पारंपरिक प्राधिकार में परंपराओं, रीति रिवाजों, सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होता है। जो आपका पारंपरिक प्राधिकार है वो परंपराओं और जो आपके रीति रिवाज होते हैं, जो प्राचीन काल से आपके रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, परंपराएं चलती आ रहे हैं और जो सामाजिक मान्यताएं हैं, ये पारंपरिक प्राधिकार उन पर ये आधारित होता है। इसमें आपके राजा, सामंत, धार्मिक नेता या वंशानुगत सत्ता है वे इसके उदाहरण में आते हैं। तो ये हमने पारंपरिक प्राधिकार देख लिया। अब हम दूसरे प्रकार का प्राधिकार देख लेते हैं। जो आपका दूसरा प्राधिकार है वो आता है करिश्माई प्राधिकार। करिश्माई प्राधिकार यह किसी नेता की व्यक्तिगत करिश्माई जो आकर्षक शक्ति और अनुयायियों की निष्ठा पर आधारित होता है। जो आपका करिश्माई प्राधिकार होता है वो जो किसी प्रकार का नेता होता है उसके जो उसकी करिश्माई आकर्षक शक्ति होती है और जो उनके अनुयायी की निष्ठा होती है उस पर ही करिश्माई प्राधिकार आधारित होता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे कि महात्मा गांधी, नेपोलियन, मार्टिन लूथर किंग जैसे नेता इसके उदाहरण है। तो ये हमने करिश्माई प्राधिकार भी देख लिया। अब हम आपका थर्ड प्राधिकार देख लेते हैं जो कि आपका आता है वैधानिक तर्कसंगत प्राधिकार। जो वैधानिक तर्कसंगत प्राधिकार है यह कानूनों, नियमों और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। जो आपके कानून होते हैं, सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं या कोई नियम बनाया जाता है, और जो आपकी संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है उन पर वैधानिक तर्कसंगत प्राधिकार आधारित होता है।
इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं आधुनिक नौकरशाही, सरकारी संस्थाएं और जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वे सभी इसके उदाहरण में आते हैं। तो ये आपने वैधानिक तर्कसंगत प्राधिकार देख लिया। हमने तीनों प्रकार के प्राधिकार के बारे में बात कर ली है। अब हम देख लेते हैं जो मैक्स वेबर जी है उनके नौकरशाही पर क्या विचार रहे हैं। मैक्स वेबर ने नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी को कुशल और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में देखा। उन्होंने बताया जो नौकरशाही है वो एक कुशल और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था है। उन्होंने इसे आधुनिक संगठनों और सरकारों के लिए आवश्यक माना और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई। उन्होंने बोला जो आपका नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो जो आधुनिक संगठन है और सरकार है उनके लिए एक आवश्यक तत्व माना नौकरशाही को, और साथ ही उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी बताई। मैक्स वेबर की नौकरशाही आधुनिक संगठनों और सरकारी व्यवस्था का आधार बनी। जो मैक्स वेबर के नौकरशाही का विचार है वो आधुनिक संगठनों और जो सरकारी व्यवस्था है उनका आधार बनी। हालांकि इसे अधिक लचीला और प्रभावी बनाने के लिए बाद में कई सुधार किए। बाद में इसको लचीला और प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे सुधार किए गए, बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो मैक्स वेबर जी की नौकरशाही का सिद्धांत है उसकी कुछ विशेषताएं उन्होंने क्या दी है। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही को प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली माना और इसकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं बताई। जो मैक्स वेबर जी थे उन्होंने नौकरशाही को प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली माना और कुछ विशेषताएं दी, जिनमें से आपके सबसे पहले आता है पदानुक्रम। संगठन में ऊपर से नीचे तक सत्ता का क्रम निर्धारित होता है, जहां प्रत्येक स्तर अपने से ऊपर के स्तर को उत्तरदायी होता है। जो आपका किसी भी प्रकार का संगठन होता है या संघ होता है उसमें जो ऊपर से लेके नीचे तक, हाइट से लेके लो तक हर प्रकार का सत्ता का क्रम होता है, और जो आपका सबसे नीचे वाला क्रम रहता है वो अपने से ऊपर वाले क्रम के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये आपके नौकरशाही की एक विशेषता हो गई। अब हम दूसरा देख लेते हैं नियम और कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सभी निर्णय और कार्य निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं। जो आपके हर प्रकार के निर्णय होते हैं या कोई भी कार्य होता है उसको नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है नौकरशाही में। थर्ड आपका आता है विशेषज्ञता। प्रत्येक कर्मचारी को उसकी योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर कार्य सौंपा जाता है। नौकरशाही में जो आपके किसी भी व्यक्ति होता है उसकी जो विशेषज्ञता होती है या उसकी योग्यता होती है, जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट होता है उसके आधार पर ही उसको कार्य सौंपा जाता है। फोर्थ आपका आता है निष्पक्षता। सभी कर्मचारियों और नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात के। जो सभी कर्मचारी होते हैं और नागरिक होते हैं उनके साथ नौकरशाही में समान व्यवहार किया जाता है, संतुलन बनाए रखा जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होता है। फिफ्थ आपका आता है दस्तावेजीकरण। प्रत्येक निर्णय और प्रक्रिया का उचित लेख रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रही। नौकरशाही में जो प्रत्येक निर्णय और प्रक्रिया होती है उनको एक लिखित तौर पर रखा जाता है जिससे कि पारदर्शिता बनी रहती है। सिक्स्थ आपका आता है योग्यता आधारित भर्ती। कर्मचारियों का चयन योग्यता, परीक्षा और अनुभव के आधार पर किया जाता है, न कि व्यक्तिगत सिफारिश पर। नौकरशाही में जो होता है व्यक्ति को उसकी योग्यता और जो परीक्षा देता है और अनुभव होता है उसके आधार पर ही रखा जाता है, ना कि किसी व्यक्तिगत सिफारिश पर। सेवंथ आपका आता है कर्तव्य और उत्तरदायित्व। फॉर्मल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो नौकरशाही होता है उसमें जो प्रत्येक कर्मचारी के अधिकार होते हैं, जो उनके कार्य होते हैं, उनको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, उनको स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है। तो ये आपकी कुछ नौकरशाही की कुछ विशेषताएं है वे हमने बता दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं नौकरशाह कानून द्वारा कार्यों का निर्धारण, औपचारिक लिखित नियमों और विनियमन, प्राधिकार का पदोपन, वैधाज्ञा का पालन, तकनीकी क्षमता के लिए कर्मचारियों का चयन और मूल्यांकन, पद के अनुसार अनौपचारिक सामाजिक संबंध, कर्मचारियों का नियमित वेतन, वेतन में स्थिरता और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, विशेषज्ञता और काम में प्रदर्शन के आधार पर कार्य का विभाजन, कर्मचारियों के ओवरटाइम की नियमित जीविका, कर्मचारियों का कार्य और स्वामित्व का विभाजन। तो ये सब आपके नौकरशाह की विशेषताएं हैं। अब हम देख लेते हैं जो मैक्स वेबर का नौकरशाही है उसकी जो कुछ सीमाएं हैं, सीमाएं रखी गए उन सीमाओं को देख लेते हैं। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तावित नौकरशाही प्रणाली प्रभावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं और कमजोरियां भी है। जो आपका नौकरशाही है, इसमें जो नौकरशाही प्रणाली है ये एक प्रभावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण तो मानी जाती है, लेकिन उसके कुछ सीमाएं और कमजोरियां भी है, जिसमें कि आप सबसे पहले देख सकते हैं लाल फीताशाही।
कठोर नियमों और प्रक्रियाओं के कारण निर्णय लेने में अत्यधिक धीमापन आ सकता है। जो आपके नौकरशाही की प्रणाली है, इसमें कठोर नियम और प्रक्रियाओं के कारण जो निर्णय लेने में का प्रोसेस होता है उसमें बहुत ही टाइम लग जाता है। सेकंड आप देख सकते हैं अनावश्यक जटिलता। नियमों और प्रक्रियाओं की अधिकता से प्रशासनिक कार्य कठिन और बोझिल हो सकते हैं। जो इसमें नियम और प्रक्रिया की अधिकता है उसमें जो आपका प्रशासनिक कार्य है उससे और कठिन और बोझिल हो सकते हैं, उन पर बोझ बढ़ सकता है। थर्ड आप देख सकते हैं रचनात्मकता की कमी। नियमों के कड़ाई के पालन के कारण कर्मचारियों की नवाचार और स्वतंत्र सोच पर रोक लग सकती है। जो नियम है उनके कड़ाई के पालन के कारण जो कर्मचारियों की नवाचार और स्वतंत्र सोच है उन पर रोक लग सकती है, जिससे कि जो कर्मचारी होती है उनके अंदर असंतोष पैदा हो सकता है। फोर्थ आपका आ सकता है अनम्यता। परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन न होने के कारण बदलते समय में समस्या समाधान में कठिनाई हो सकती है। जो आपका नौकरशाही की प्रणाली है वो बहुत ही जटिल है, उसमें लचीलापन न होने के कारण जो आपके समस्या समाधान होता है उसमें कठिनाई हो सकती है। फिफ्थ आपका आता है व्यक्तिगत जिम्मेदारी की कमी। स्पष्ट पदानुक्रम और नियमों के कारण कर्मचारी अपने निर्णयों की जिम्मेदारी से बच सकते हैं। जो नौकरशाही है उसमें आपका स्पष्ट पदानुक्रम और नियम होते हैं, उनके कारण जो कर्मचारी होते हैं वे अपने निर्णयों की जिम्मेदारी से बच सकते हैं। सिक्स्थ आप देख सकते हैं मानवीय पक्ष की अनदेखी। नौकरशाही में कर्मचारियों और नागरिकों की भावनाओं, ज़रूरतों और सामाजिक संबंधों को कम महत्व दिया जाता है। जो आपका नौकरशाही प्रणाली है इसमें जो किसी व्यक्ति की, मजदूर की या कर्मचारी की जो भावनाएं होती है, ज़रूरतें होती है और सामाजिक संबंध होते हैं उनको कम महत्व दिया जाता है, बल्कि नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है। सेवंथ आपका आता है सत्ता का केंद्रीकरण। ऊपरी स्तर पर अधिक शक्ति केंद्रित होने से निचले स्तर के कर्मचारियों का योगदान सीमित हो जाता है। नौकरशाही में जो ऊपरी स्तर होता है उसमें अधिक शक्ति होती है और जो निचला स्तर होता है उसमें जो कर्मचारी है उनके पास कम मात्रा में शक्ति होती है, तो इस कारण जो निचले स्तर के कर्मचारी है उनका योगदान सीमित हो जाता है। तो ये हमने कुछ सीमाएं और कुछ कमजोरियां देख ली मैक्स वेबर के नौकरशाही प्रणाली की। अब हम जो मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत है उसकी कुछ आलोचनाएं कर लेते हैं। मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रभावी माना गया, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी उजागर हुई। इसकी आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं पर किए गई है। जो मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत है वो उसको प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रभावी तो माना गया, लेकिन उसमें कुछ सीमाएं भी उजागर हुई और जो उसकी कुछ आलोचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। जिसमें से आप अभी देख सकते हैं ये आपकी एक प्रकार से जो हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा सीमाएं या कमजोरियां, वे सेम ही इसमें आलोचना के रूप में हम रख सकते हैं। जिसमें से आपने सबसे पहले पढ़ा अत्यधिक लाल फीताशाही। कठोर नियमों और प्रक्रियाओं के कारण जो निर्णय लेने की गति है वो धीमी हो सकती है। दूसरा अनम्यता। बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन नहीं होता, जिससे नई समस्याओं का समाधान कठिन हो सकता है। थर्ड आप देख सकते हैं रचनात्मकता का अभाव। कर्मचारियों को केवल नियमों का पालन करना होता है, जिससे स्वतंत्र सोच और नवाचार में बाधा आती है। फोर्थ आप देख सकते हैं मानवीय पहलू की अपेक्षा नौकरशाही केवल नियमों पर केंद्रित होते हैं और जो कर्मचारियों की भावनाएं होती है, प्रेरणा होती है और जो उनके सामाजिक संबंध है उनको अनदेखा कर दिया जाता है। फिफ्थ आप देख सकते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। जो कि उच्च स्तर होता है उस पर सत्ता केंद्रित होती है, जिससे जो निचला स्तर होता है उसकी जो कर्मचारियों की भूमिका है वो बहुत हद तक सीमित हो जाती है। सिक्स्थ आप देख सकते हैं औपचारिकता और जटिलता। जो प्रशासनिक कार्य है उनमें अनावश्यक औपचारिकता और दस्तावेजी के कारण जो प्रक्रिया है वो बहुत ही अधिक बोझिल हो जाती है। सेवंथ आप देख सकते हैं उत्तरदायित्व की कमी। जो उनके नियम के अनुसार उनको कार्य निर्दिष्ट कर दिए जाते हैं, जिससे वे समस्याओं के समाधान में व्यक्तिगत जिम्मेदारी से बचते हैं। तो ये हमने कुछ आलोचनाएं देख ली, इनकी सीमाएं देख ली। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी सीमाएं और आलोचनाएं सेम ही है। अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेते हैं, जिससे कि हमें आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। तो हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। अनेक आलोचनाओं के बावजूद वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के महत्व को कई अनुभवजन्य शोधों ने स्वीकार किया। भले ही मैक्स वेबर के जो नौकरशाही का सिद्धांत है इसमें कितनी भी कमियां हो, कितनी भी आलोचनाएं हो, फिर भी इसको बहुत सारे अनुभवजन्य शोधों ने स्वीकार किया है।
यह बड़े संगठनों के प्रबंधन के लिए लाभदायक है, जिसमें बहुस्तरीय पदसोपान, स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित कार्य शामिल है, और यह पूर्णतः कुशलता को बढ़ाने में भी मदद करता है। जय आपका नौकरशाही का सिद्धांत है, यह बड़े संगठनों के प्रबंधन के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुस्तरीय पदसोपान और स्थापित नियम है और प्रक्रियाएं हैं, ये कार्य है, इन पर आधारित कार्य शामिल है। और जो आपका नौकरशाही का सिद्धांत है, इसने कुशलता को बढ़ाने में भी बहुत हद तक मदद की है। वर्तमान समय में भी प्रशासन में वेबर के नौकरशाही सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जो आज का टाइम है उसमें भी नौकरशाही सिद्धांत जीवित है, उसका प्रयोग किया जाता है। यह दोनों समाजों के लिए लाभदायक है, भले ही वह पूंजीवादी हो या समाजवादी। चाहे आपका पूंजीवाद समाज हो या आपका समाजवादी समाज हो, यह दोनों समाज के लिए नौकरशाही का सिद्धांत उपयोगी है। मुक्त अर्थव्यवस्था में जहां राज्य न्यूनतम भूमिका निभाता है, वहीं नौकरशाही राज्य के कुछ आवश्यक कार्य और दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो आपकी मुक्त अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे राज्य न्यूनतम भूमिका तो निभाता है, साथ ही जो नौकरशाही होता है वो राज्य के जो आवश्यक कार्य होता है, दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करता है। वह पहले सिद्धांतकार है जिन्होंने नौकरशाही को एक सैद्धांतिक आधार दिया और संगठन को कुशल तरीके से बनाए रखने में इसके महत्व को उजागर किया। जो आपके मैक्स वेबर जी है, वे एक पहले सिद्धांतकार थे जिन्होंने नौकरशाही को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया और जो संगठन है उसको कुशल तरीके से बनाए रखने के लिए जो नौकरशाही के महत्व थे उनको उजागर किया। तो ये हमने इसका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। तो आज की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर कवर किया है। इससे पहले की वीडियो में हमने इसका सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कवर किया था। तो ये था आपका सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि था मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत था, इसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। यहीं पर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो मैक्स वेबर जी है उनका जो नौकरशाही का सिद्धांत है उसकी जो अवधारणाएं है, उस अवधारणा के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शॉर्ट्स में बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपके सेकंड यूनिट के थर्ड चैप्टर की रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड।